कल की क्लास के अंदर हमने कक्षा 6 की जो पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो लोकतांत्रिक, कल हमने सरकार के बारे में अध्ययन किया था, आज हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या कार्य है, किस तरह से ये बनती, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें हम उदाहरण लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का। किसका उदाहरण लेते हैं? दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण के अंतर्गत ये चीज बताई गई है विद्यार्थियों कि वहां एक जो श्वेत और अश्वेत दो प्रकार की लोग रहते थे, श्वेत और अश्वेत, इनमें दोनों में भेदभाव होता था। इनमें दोनों में क्या किया जाता था? भेदभाव। अब भेदभाव किस रूप में किया जाता था? रंग के आधार पे, रंग भेद, मतलब वहां पे इस तरीके का भेदभाव किया जाता था। श्वेत और अश्वेत जातियां आपस में भेदभाव किया जाता, यानी जो श्वेत लोग हैं वो अश्वेतों को घृणा की दृष्टि से देखते थे कि तुम लोग काले हो, काले लोगों को मुंह नहीं लगाते थे। ठीक है, उनसे अगर वो आना जाना एक दूसरे के नहीं रखते थे और एक दूसरे की जो वस्तु है वो भी उपयोग में नहीं लेते थे और अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ये लोग अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ। तो ये भेदभाव वहां पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर विद्यमान था, जिसे रंग भेद नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया था? रंग भेद का नाम दिया गया था। ठीक है, तो गोरे और काले, श्वेत अश्वेत का मतलब होगा गोरे और काले के मध्य क्या होता था? भेदभाव होता था। ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये चल रहा था। काफी अखबारों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से ये हमें जानकारी अर्जित होती है। अब देखो कि वहां एक कहानी के माध्यम से भी इसको समझाया गया था कि कोई माया नाम की कोई महिला थी, माया नाम की कोई लड़की थी। उसने अपने माँ से पूछा कि ये क्या प्रक्रिया है, क्या नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से, बहुत लंबी इसकी कहानी है, तो जो मोटे तौर पर इसकी जो महत्वपूर्ण बातें उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो रंगभेद कानून शासित था वहां पे। कैसा कानून शासित था? रंगभेद नामक कानून वहां पे शासित है, एक दूसरे के अंदर भेदभाव किए जाते थे। अब देखो श्वेत अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की क्या नहीं थी? अनुमति नहीं थी। यानी श्वेत और अश्वेत और भारतीय लोग भी वहां रहते थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो उनको एक दूसरे से क्या स्थापित करने की अनुमति नहीं थी? संबंध बनाने की। संबंध की अनुमति नहीं थी, मतलब वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते, क्योंकि वो जाति आधार पे उनका विभाजन किया गया था। श्वेत और अश्वेत और भारतीय लोग वहां पे रहते थे, क्योंकि भारतीय भी क्या थे? रेड इंडियन थे, काले लोग थे। तो उससे ये गोरे लोग क्या करते थे? भेदभाव करते थे, घृणा की। और ये चीज हमारे भारत के अंदर भी चली थी। अंग्रेज हमें भी किस रूप में देखते थे? घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, जब ये प्रक्रिया और लंबे समय तक चल रही थी तो वहां एक व्यक्ति जो जिनका नाम सुना होगा आपने, नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। जो नेल्सन मंडेला ने वहां जो ये पुरजोर वहां पे ये आंदोलन चल रहा था, रंगभेद नीति का जो आंदोलन चल रहा था, उसकी अगुवाई इनके नेतृत्व में की गई। और ये जो प्रक्रिया कब से चल रही थी? वहां ये प्रक्रिया चल रही थी 1976 से। कब से चल रही थी? 1976 से। 1976 से ही वहां पे ये रंगभेद नीति चल रही थी। और किनके नेतृत्व में चल रही थी ये रंगभेद नीति? इनके नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। लेकिन जब इसके खिलाफ जो कानून बनाया गया था, इनको जब सफलता हुई थी वो ये था 1994। 1994 के अंदर इनको जाके सफलता, इतना लंबा संघर्ष करने के पश्चात लोकतांत्रिक सरकार के अंदर इनको सफलता अर्जित होती है नेल्सन मंडेला। तब जाके वहां पे ये कानून बनाया गया, तब जाके वहां पे एक नई सरकार का गठन किया गया। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर कौन सी सरकार थी? लोकतांत्रिक सरकार। कौन सी सरकार थी वहां पे? लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। वो लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या वहां नियम स्थापित होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से अब लोकतांत्रिक सरकार की जो भागीदारी होती है वो किस रूप में होती है? भागीदारी, जो आपके जो बिंदु है वो आता है, अगला बिंदु आता है भागीदारी। पहले पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में, जो ये कहा है दक्षिण अफ्रीका का हमने उदाहरण लिया। दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से वहां किस तरीके के श्वेत और अश्वेतों के मध्य भेदभाव किए जाते थे, और नेल्सन मंडेला ने 1976 से रंगभेद नीति का अनुसरण किया गया, वहां पे खिलाफत की गई थी इनके द्वारा, और 1994 में जाके इनको सफलता अर्जित होती है, और वहां एक नई सरकार का गठन होता है जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ये कहां पे स्थापित हुई थी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। लोकतांत्रिक सरकार कब स्थापित हुई थी? 1994 के। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें व्यक्ति अपनी बात पुरजोर कोशिश के माध्यम से, यानी ताकत के साथ अपनी बात कह सकता है, उसको अपनी बात रखने का हक होता है। जबकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति द्वारा निर्वाचित सरकार होती है, वहां के नागरिकों के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, और जो प्रतिनिधि होगा वो अपनी बात वहां पे रखेगा, उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की जो समस्याएं हैं, वो सरकार के समक्ष से अपनी समस्याओं को रखता है और उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि भागीदारी के रूप में, अब भागीदारी के रूप में कि सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भागीदारी कैसी होती है? सरकारें जो चुनी जाती है, सरकार किस रूप में चुनी जाती है? निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए सरकार एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। भारत के अंदर ऐसा ही है, निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। कितने साल के लिए चुनी जाती है? 5 years, 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? सरकार एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ये सरकार की भागीदारी होती है कि वो 5 वर्ष का जो पीरियड है, 5 वर्ष का जो 5 वर्ष की जो अवधि है, उसमें वो क्या रहती है? सत्ता के अंदर रहती है। यानी सरकार क्या रहती है? सत्ता के अंदर, मतलब वो शासन करती है, शासन। अब उस दौरान शासन में क्या क्या सुधार करने, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या क्या वो कार्य करती है, वो जनता पे नियंत्रण रखती है। ठीक है, लोगों को सरकार का जो उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति रहता है, और जनता का जो नियंत्रण वो किस पे रहता है? सरकार का। कितने साल के लिए? 5 साल। अगर अच्छा कार्य नहीं करेगी सरकार, लोगों के हित में फैसले नहीं लेगी, तो 5 साल पश्चात उसे क्या कर देगी? वो सत्ता से अपदस्थ कर देते हैं, यानी उस देश के नागरिक उस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देते हैं। तो इस तरीके से सरकार का गठन किया जाता है, और उसकी क्या भागीदारी होती है। अब भागीदारी के क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भागीदारी के तरीके, लोकतांत्रिक सरकार के हम तत्व पढ़ रहे हैं, मुख्य तत्व। इसमें पहला हो गया भागीदारी, अब दूसरा है भागीदारी के अन्य तरीके। भागीदारी के अन्य तरीके। अब देखते हैं कि भागीदारी के अन्य तरीके क्या हैं। भागीदारी के जो अन्य तरीके आते हैं, चुनाव 5 वर्ष में एक बार। भागीदारी के जो अन्य तरीके हैं, मतलब चुनाव कितने साल में होंगे? चुनाव 5 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार ही चुनाव होगा। कितने तक होगा? 5 वर्ष में एक बार ही चुनाव होगा। और लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय नीतियों में लोग भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं। लोकतांत्रिक, दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय लेने में लोगों की भूमिका, लोगों की भूमिका इस तरीके से होती है कि अगर सरकार उनके नीतिगत फैसले नहीं लेगी तो उसे जनता क्या कर देगी? उसके पद से अपदस्थ कर देगी, यानी उसको सत्ता से हटा देगी। ठीक है, तो इस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है। अब देखो, सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, मतलब लोग क्या करते हैं? सरकार के कार्यों में रुचि लेते हैं। सरकार के कार्यों में रुचि लेना, अगर सही तरीके से कार्य करेगी सरकार तो
रुचि लेना, यानी सरकार के कार्य में रुचि लेना, उनके द्वारा, लोगों द्वारा, लोगों द्वारा। लोग क्या करेंगे, उसके अंदर रुचि लेंगे। अगर उनके अनुसार कार्य होंगे तो सरकार के जो कार्य है उसके अंदर लोग क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। ठीक है, अब यही बात, अब देखो कि सरकार किस तरीके से, अगर सरकार सही तरीके से कार्य नहीं करेगी, जैसे कि सरकार क्या कर देती है, जैसे कि कोई उदाहरण ले सकते हैं कि हम लेते हैं कि किसी वर्ष सरकार ने बिजली का बिल बढ़ा दिया, क्या जनता उससे खुश होगी? क्या जनता उसकी क्या करेगी, खिलाफत करेगी। और खिलाफत किस रूप में करेगी? ये भागीदारी के नए नए रूप हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं कि उसकी खिलाफत किस रूप में की जाएगी, आंदोलन के रूप में की जाएगी। सरकार की खिलाफत करेंगे कि ये जनहितकारी फैसले नहीं है, इसे वापस ले, तो सरकार के सामने मजबूरियां उत्पन्न हो जाती है कि उसे अपना फैसला वापस लेना होता है। तो इस तरीके से भागीदारी की जो तरीके हैं इस तरीके से कार्य करते हैं कि जनता उसकी खिलाफत करने लग जाती है। ठीक है, जुलूस के माध्यम से, धरने के माध्यम से, हड़ताल वगैरह करके सरकार के फैसलों को अवरुद्ध करती है और सरकार को वापस क्या है, अपने फैसले लेने होते हैं। भागीदारी का एक अन्य तरीका है आंदोलन। भागीदारी का क्या तरीका बताया गया है, अन्य तरीका क्या बताया गया है? चौथा है भागीदारी का तरीका, महत्वपूर्ण तरीका है भागीदारी का तरीका, आंदोलन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से भी क्या करती है सरकार, लोग क्या करते हैं, भागीदारी ले रहे हैं, सरकार के अंदर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो बिजली का बिल बढ़ाया गया है या कहीं पे टैक्स बढ़ा दिया गया किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो जनता आंदोलन के माध्यम से अपनी भागीदारी दे सकती है सरकार के कार्य के अंदर। अब दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के लिए की जाती है। यानी पांचवा है कि दलित, आदिवासी और महिलाएं अपने हित के फैसले लागू करवाने के लिए सरकार के खिलाफ निरंतर क्या करती रहती है, सरकार की खिलाफत करती है और वहां सरकार की खिलाफत करती है और आंदोलन खड़े करके उनके सरकार के समक्ष और अपने हित के फैसले उनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से जुलूस के माध्यम से गांव या गली के अंदर जुलूस वगैरह निकालना, सरकार की खिलाफत करना, इस तरीके की जनता की भागीदारी होती है जो अपने नीतिगत फैसले करवाती है। अगला बिंदु है विवादों का समाधान। अगला बिंदु है कौन सा है, विवादों का समाधान, जिसके बारे में हमने क्या बताया। अब विवादों का समाधान किस तरीके से किया जाता है, विवादों का समाधान, विवादों का समाधान। अब विवादों का समाधान देखो, विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है। अब कोई विवाद है और इसका समाधान ढूंढना है तो उसका समाधान किस रूप में हो सकता है, हिंसा के रूप में। अगर समाधान बातचीत के माध्यम से हल नहीं होगा, कोई विवाद है उसका हल बातचीत के माध्यम से नहीं होगा, तो इसका सहारा लिया जाता है, हिंसा का सहारा लिया जाता है, लड़ाई झगड़े के माध्यम से, तोड़ फोड़। कई बार देखी होगी कि सरकार की हम खिलाफत किस रूप में करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, किराया बढ़ा दिया या कहीं पे कोई अनहोनी घटना हो गई, सरकार वहां नहीं पहुंची है, यानी सरकार के कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचे हैं, तो हम क्या करते हैं, मंत्री वगैरह नेता वगैरह नहीं पहुंचे तो हम हिंसा के माध्यम से भी अपने विवादों का समाधान करते हैं। तो इस तरीके से भी समाधान किया जाता है। अब विवाद तब उभरता है जब विवाद कब उभरता है, कारण क्या विवाद उभरने का, विवाद उभरने का कारण। अब विवाद उभरने का कारण है विभिन्न धर्म, संस्कृति, धर्मों, क्षेत्रों आदि के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। आदि के कारण क्या होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं। जब
विवाद उभरने का जो प्रमुख कारण है वो बताएंगे कि विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं, धर्मों के और क्षेत्रों के कारण भी क्या है विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। ऐसे इन कारणों की वजह से क्या है कि विवाद वाली स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती। या फिर प्रमुख कारण ये भी हो सकते हैं कि धार्मिक जुलूस, किसी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र के अंदर धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा हो और अन्य मजहब के लोग वहां पे रह रहे हो तो भी विवाद का कारण हो सकता है। उसके अंदर कोई प्रिय घटनाएं हो जाए तो उससे भी क्या है विवाद के कारण, जिससे क्या है कि हिंसा भड़कने का भय रहता है या हिंसा भड़क जाती है। ठीक है, कभी कभी जुलूस के लोग क्या होते हैं इतने उत्तेजित हो जाते हैं जुलूस के अंदर और इतने उन्माद के अंदर रहते हैं कि वो दूसरे मजहब के लोगों की क्या करने लग जाते हैं खिलाफत, तो भी ये विवाद का प्रमुख कारण होता है। और विवाद का एक अन्य कारण और है वो है नदियां। अब नदियां भी विवाद का कारण है। कैसे नदियां कि वो जैसे राजस्थान से निकल रही है मध्य प्रदेश में वो नदी जा रही तो मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि हम इसका पानी नहीं लेने देंगे, वो बीच में ही पानी को राजस्थान वाले बीच में ही पानी को रोक ले, तो फिर ये भी विवाद का कारण हो सकता है। जैसे विवाद का कारण तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य कावेरी नदी का जल विवाद, क्योंकि तमिलनाडु वालों ने अलग बांध बना लिया और कर्नाटक वालों ने अलग बांध बना लिया, तो इससे काफी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वो अपने अपने पानी का हक जताते हैं, हमारा पानी है हम नहीं देंगे, तो ये भी प्रमुख विवाद का कारण हो सकता है। एक से अधिक राज्यों से होकर जो बहती है नदियां वो भी विवाद का प्रमुख कारण बन जाती है। ठीक है, और अब ऐसे विवादों का जो समाधान होगा वो किस रूप में होगा, राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें भूमिका रहेगी राष्ट्रीय सरकारों की। किसकी रहेगी, राष्ट्रीय सरकारों की भूमिका। राष्ट्रीय सरकारों की भूमिका विवाद सुलझाना। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें वो क्या करेगी, ऐसे विवादों को सुलझाने का कार्य करेगी। जैसे क्या है कि उसके ऐसे दो राज्यों के मध्य मध्यस्थता करेगी और दोनों राज्यों में समाधान का कार्य करेगी, जिससे विवादों को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। और राज्यों के लिए पानी का सही तरीके से क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा कि इतना पानी तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारा होगा, इतना पानी तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारा होगा। इस तरीके से केंद्र की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इस तरीके से विवादों का समाधान लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के रूप में है ये। अब समानता एवं न्याय, किस रूप में समानता एवं न्याय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समानता एवं न्याय, समानता एवं न्याय। अब देखो समानता एवं न्याय, समानता एवं लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य विचारों में एक उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना, मतलब न्याय लोकतांत्रिक सरकारों का मुख्य लक्षण है। ये कैसा लक्षण है, मुख्य लक्षण है कि न्याय व समानता के मध्य वचनबद्ध होना, मतलब इस तरीके से वचनबद्ध होना कि न्याय स्थापित करना, न्याय किस रूप में होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक सरकारों का प्रमुख लक्षण होता है। और एक ये समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ना न्याय को अलग किया जा सकता ना समानता को, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, ये पूरक है। जब न्याय इस रूप में करना है, समान रूप में समानता नहीं होगी तो जब न्याय सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो समानता हासिल नहीं हो सकती, और समानता हासिल करने के लिए न्याय का सही होना आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर न्याय के लिए समानता का होना आवश्यक है। अब देखो समानता किस रूप में, जो प्राचीन समय से चली आ रही अस्पृश्यता, इसके लिए भी अस्पृश्यता वाला कानून बनाया गया है, जो कि यहाँ आर्टिकल कौन सा काम करता है, 17 अनुच्छेद यहाँ पे कार्य करता है, जो कि इसमें ये नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति जो लॉ कैटेगरी के जो व्यक्ति उनके साथ में क्या नहीं करेगा, जातिगत भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा करता पाया गया है तो उस पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 17 का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके तहत उसे क्या है, सजा याफ्ता हो सकती है, कानून का उसके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। यानी दलित व्यक्तियों के खिलाफ, यानी दलितों से क्या नहीं की जाएगी, भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
अब इस भेदभाव को मिटाने के लिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए क्या किया गया है? दलित लोगों को शिक्षा। अब दलित लोगों को क्या किया गया है? उनका शोषण नहीं हो, वो समानता हासिल करने के लिए दलितों को शिक्षा देना। क्या किया गया? शिक्षा देना, शिक्षा देना, ठीक है। और स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था, यानी इस तरीके से असमानता की जाती थी, तो उनको दलितों को शिक्षा देना, यातायात से भी उनको वंचित नहीं रखा जा सकता, और स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको उपलब्ध करवाना। ये तो क्या हो गई? समानता के अंतर्गत आ गई। पहले इन सब चीजों से उनको क्या रखा जाता था? अलग रखा जाता था। और अलग रखने का मतलब उनके साथ में क्या की जा रही थी? अस्पृश्यता की जा रही थी, असमानता की जा रही थी, क्योंकि असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब तक लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो। न्याय कब प्राप्त हो सकता है? जब तक लोगों के न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब तक लोगों के साथ में एक समान व्यवहार नहीं किया गया हो। तो क्या होगा? उनके साथ में न्याय नहीं है, और न्याय करने के लिए क्या होना चाहिए? एक समान व्यवहार का होना आवश्यक है, ठीक है। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। सरकार भी इस चीज को जानती है कि किस तरीके से समानता और न्याय की आवश्यकता है, और न्याय किन लोगों को मिलना चाहिए, कौन व्यक्ति अन्याय के शिकार हो रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए जरूरी है न्याय। तो सरकार भी उनके लिए कई ऐसी मुहिम चलाती है जिससे उनको क्या है कि न्याय के लिए समाज में बराबर के उनके लिए प्रावधान लागू किए गए, ठीक है। अब सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान लागू किए हैं, कुछ ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं जैसे कि समाज के अंदर ये चीज भी प्रचलित है कि लैंगिक भेदभाव किया जाता है, लड़के को ज्यादा प्यार किया जाता है, लड़की को प्यार नहीं किया जाता, असमानता है। तो उस जगह सरकार ने इस असमानता को मिटाने के लिए, सरकार जानती है इस चीज को कि लड़कियों के साथ में भेदभाव किया जाता है। सरकार का जो निर्माण हो कहां से? समाज से तो है, और समाज से वो लोग हैं तो उन्हें पता है कि किस तरीके से उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। तो उस असमानता को मिटाने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसमें लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की